अगला अध्याय। अध्याय 161। आप सुश्री जिमेन को मना नहीं करेंगे। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ। बाकी समय के लिए तुम मुनाफाखोर जिम्मेदार हो। अरे, तुम हड्डी खाने वाले हो जो अस्थि मज्जा चूसते हो। क्या तुम मुफ्त में अच्छा नहीं कर रहे हो? तुमने जरूर माता पिता की ट्यूशन फीस जमा की होगी, है ना? मुनाफाखोर का चेहरा अचानक खराब हो गया। मिस्टर तियानशु हर महीने 10 तांबे के सिक्के जमा करते हैं। हुआन हुआन का चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था। डिंग हाओ के कपड़े खींचते हुए हुआन हुआन ने हंसते हुए बूढ़े आदमी की गंदी हरकतों का खुलासा किया। 10 तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, और पिछले अवलोकन के अनुसार यह अश्लील मुनाफाखोर अपने काम के प्रति आधे अधूरे मन से नहीं था। उसने बच्चों को गंभीरता से प्रशिक्षित किया। हालांकि यह तरीका थोड़ा पुराने जमाने का था, लेकिन यह निश्चित रूप से कारगर था। डिंग हाओ ने उस बेचारे बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराया। बुरा नहीं है, इस बार आपके पास मुनाफाखोर के रूप में विवेक है। अरे, मेरा विवेक हमेशा से अच्छा रहा है ना? मुनाफाखोर ने अपनी आंखों की सफेदी दिखाई। डिंग हाओ ने उनके विरोध को नजरअंदाज किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। कल से सूर्योदय से 2 घंटे पहले मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आऊंगा। शेष समय में प्रशिक्षण के लिए आप जिम्मेदार होंगे। जहां तक ट्यूशन फीस की बात है, डिंग हाओ ने विचार करते हुए कहा, क्या आप हर महीने 10 तांबे के सिक्के नहीं जमा कर रहे हैं? मैं हर महीने उनमें से प्रत्येक के लिए 20 तांबे के सिक्के देता हूं, और आप मेरे लिए उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुनाफाखोर कुछ और कहना चाहता था। आखिरी शब्द सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। 20 तांबे के सिक्के। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, कोई समस्या नहीं। चिंता मत करो मिस्टर डिंग, मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और उन्हें अपने पोते पोतियों की तरह रखूंगा। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। इस समय 20 से अधिक बच्चे पहले से ही इतने खुश थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन नन्हे मुन्नों ने डिंग हाओ को घेर लिया, चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, और ऐसे उत्साहित थे जैसे उड़ने के लिए। बाड़े में कुछ देर रुकने के बाद डिंग हाओ उठकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और बच्चों की अनिच्छा भरी विदाई के बीच झुग्गी से बाहर चला गया। जब तक डिंग हाओ पूर्वी ब्लू शर्ट अकादमी के मार्शल हाउस में वापस पहुंचा, तब तक शिष्यों का सुबह का अभ्यास समाप्त हो चुका था। सुबह में जीमेन कियानिक्स्यू द्वारा जड़ी बूटियों का एक बुनियादी पाठ्यक्रम था। डिंग हाओ ने प्यारी सी बिल्ली को वापस उसकी जगह पर रख दिया और उसे दूध पिलाना चाहा जो उसने खरीदा था। अप्रत्याशित रूप से प्यारी सी बिल्ली वास्तव में थोड़ी बीमार थी। हालांकि वह भूखी दिख रही थी, लेकिन उसने दूध पीने से मना कर दिया और पीने से मना कर दिया। डिंग हाओ के पास उसे उसकी जगह पर छोड़ने और कक्षा में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लास में डिंग हाओ को पता चला कि यह खूबसूरत दबंग महिला अब उसकी परवाह नहीं करती। वह क्लास में उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। वह अभी भी गुस्से में लग रही थी। डिंग हाओ भी खुश और तनाव मुक्त था, और उसने कृपाण मास्टर को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की हर्बल दवाओं और अमरता की गोलियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। बाहरी लोगों के लिए डिंग हाओ ने मैडम के व्याख्यान पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह किसी न किसी तरह से अनुपस्थित रहता था। एक पल में क्लास का समय खत्म हो गया। क्लास के बाद मार्शल हाउस से निकलते समय डिंग हाओ के पास से गुजरते हुए जिमिन कियानिक्स्यू ने ठंडी सांस ली। वह ठंडे चेहरे के साथ हल्के से चली गई। अरे सीनियर भाई डिंग, आप सुश्री जीमेन कियानिक्स्यू के साथ कुछ नहीं करेंगे? या आपने जीमेन कियानिक्स्यू के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? आपके प्रति कियानिक्स्यू का रवैया अचानक क्यों बदल गया है? वांग जियाओकी ने चुपके से झुककर गपशप के चेहरे के साथ पूछा। मना कर दिया सुश्री जिमेन कियानिक्स्यू। डिंग हाओ ने गपशप करने वाले आदमी के माथे पर थप्पड़ मारा। अन्य शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगे। ली लैन ने भीड़ के बाहर डिंग हाओ की ओर देखा। उसकी आंखें अजीब थीं और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। दिन जल्दी बीत गया। दोपहर के व्यवहारिक युद्ध वर्ग में डिंग हाओ को मुख्य शिक्षक वांग ज्यूफेंग द्वारा लड़ने के लिए निशाना बनाया गया, जो एक सनकी व्यक्ति था और शर्मनाक बहाने के तहत कहता था कि मेरी मुठ्ठियां खुजला रही हैं और अन्य लोग कमजोर हैं, और इस तरह डिंग हाओ को बुरी तरह पीटा गया। थके हुए शरीर के साथ डिंग हाओ निवास पर वापस आया और उसने पाया कि प्यारी छोटी बिल्ली चुपचाप उसके कपड़ों पर लेटी हुई थी, एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह सिकुड़कर सो रही थी।
खिड़की की जाली से होकर उस प्यारी सी बिल्ली पर चांद की चमकीली रोशनी पड़ रही थी, जो चमकती हुई और पारदर्शी सफेद रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। ये रहस्यमय और पवित्र लग रहा था, मानो इसने पूरे कमरे को और अधिक आरामदायक और ताज़ा बना दिया हो। डिंग हाओ ने एक क्षण तक उसे देखा, फिर वह लिविंग रूम में वापस आ गया, कुशन पर पैर मोड़कर बैठ गया और हर रात की तरह अपना होमवर्क करने लगा। सबसे पहले, उन्होंने चोटों के उपचार के लिए मार्शल आर्ट की अपनी शक्ति का प्रयोग किया। फिर, ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र की मानसिक साधना पद्धति के साथ, उन्होंने निचले डेंटियन में बर्फ और बर्फ क्यूई चलाया। रक्त क्यूई ने 5 छिद्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा के 36 चक्रों के लिए परिचालित किया, लगातार मौजूदा क्षेत्र को मजबूत किया, क्यूई को शुद्ध किया और छिद्रों को बार बार साफ किया। केवल जब मध्याह्न चैनल और एपर्चर गंदगी के बिना साफ और क्रिस्टल स्पष्ट के स्तर तक पहुंच गए, तो एक ठोस नींव रखते हुए वह 6 एपर्चर मार्शल शिष्य क्षेत्र के लिए लड़ने का प्रयास करेगा। जब तक साधना की यह श्रृंखला समाप्त हुई, तब तक मध्य आकाश में चंद्रमा का समय हो चुका था। जंग लगी तलवार लेकर डिंग हाओ प्रांगण में आया और सामरिक चालों का अभ्यास करने लगा। मार्शल कलाकारों के लिए साधना पद्धतियां और चालें समान रूप से महत्वपूर्ण और अपरिहार्य थीं। ड्रैगन किंग की जल विभाजन शैली का अभ्यास करने के बाद वह जल्द ही शून्यता और चमक की स्थिति में प्रवेश कर गया। आज डिंग हाओ विशेष रूप से अच्छी स्थिति में था। अनजाने में उसने 9 चाल वाली तलवार तकनीक की 5 चालों का पूरी तरह से अभ्यास किया, अर्थात ड्रैगन किंग उभरता हुआ, ड्रैगन किंग आसमान में उड़ता हुआ, ड्रैगन किंग पंजे फैलाता हुआ, ड्रैगन किंग पानी सोखता हुआ, और ड्रैगन किंग समुद्र से बाहर निकलता हुआ। बिर्र, डिंग हाओ ने अपनी तलवार उठाए और सीधा खड़ा हो गया। उसके शरीर में रक्त क्यूई बह रही थी और उसकी ताकत बिना खोजे ही इकट्ठा हो रही थी। उसे बस अतुलनीय खुशी का एहसास हुआ। डिंग हाओ के दिमाग में एक विचार आया और डिंग हाओ ने जंग लगी तलवार को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसने स्मोक बिलो ब्लरी तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस हल्के आरंभिक दृष्टिकोण में, डिंग हाओ ने यांग धुआं युक्ति और ताओ बुलबुले युक्ति में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह धुएं की तरह तेज, पानी की बूंदों की तरह हल्का और लहरों की तरह छायादार होने की स्थिति में पहुंच गया। इसके बाद मी रहस्य युक्ति और ली अलगाव युक्ति थी। इन 2 युक्तियों में महारत हासिल करने के बाद, वह शरीर की गति की स्थिति को भ्रम और शरीर छोड़ने के अवतार की तरह प्राप्त कर लेता था। वह व्यावहारिक लड़ाई में अजेय स्थिति में हो सकता था। बहुत जल्द ही 4 घंटे और बीत गए। चांदनी में डिंग हाओ की परछाइयां प्रत्याशित थी, जैसे भ्रम हो। यह उस दायरे से बाहर थी जिसे अलग अलग लोग अपनी नजर में कैद कर सकते थे। इसने भूतिया छवियों की एक श्रृंखला को पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक फैला दिया, जैसे अथाह पहेलियां हो। इसने लोगों को पहेली का जवाब अनुमान लगाने और उसकी असली देह को परछाई से अलग करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया। वह मी रहस्य रणनीति के मूल स्तर तक पहुंच गया था। जैसे ही डिंग हाओ ने अपनी आकृति वापस ली, वह आंगन में सीधा खड़ा हो गया और संतुष्टि से सिर हिलाया। मौके पर ही उसने अपनी ताकत क्यूई का इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसे ताजगी महसूस हुई। डिंग हाओ ने तीसरे बर्फ प्रकार के रूप में पेश आना शुरू कर दिया, असली ठंडी असली क्यूई को अवशोषित किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मुक्त थी और बर्फ और आग के साथ स्वर्ण शरीर निर्माण के 9 स्तरों के तीसरे स्तर का अभ्यास कर रही थी। कल रात रहस्यमय गुफा में डिंग हाओ ने जलती हुई लौ क्यूई के साथ तीसरे अग्नि प्रकार का अभ्यास पूरा किया। उस समय ये रात का सबसे ठंडा समय था और ये तीसरे बर्फ प्रकार का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय भी था। समय धीरे धीरे बीतता गया और ये देखा जा सकता था कि डिंग हाओ की नंगी त्वचा थोड़ी सूज गई थी। थोड़ी ठंड के साथ चांदी की बर्फ लगातार उसकी त्वचा की सतह पर संघनित और पिघल रही थी, और उसने ऐसी हरकतें दोहराई। डिंग हाओ के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द के निशान दिखने लगे। बर्फ और आग से शरीर को गर्म किया जाता है और औसत व्यक्ति इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर सकता। अगला अध्याय, अध्याय 162 रहस्य एक छोटी सी खर्चीली बिल्ली। 2 घंटे और बीत गए और डिंग हाओ की त्वचा पर मौजूद आइसिंग क्यूई धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें और मुंह खोला और धुंधली क्यूई को बाहर निकाला। मांसपेशियों की सतह पर सिर्फ धातु जैसी बनावट वाली हल्की सुनहरी बिखरी हुई रोशनी की एक परत ही बची थी।
स्वर्णिम शरीर निर्माण का तीसरा स्तर अंततः सफल हो गया है। डिंग हाओ ने संतोष से सिर हिलाया। डिंग हाओ द्वारा अभ्यास की गई ड्रैगन किंग की जल विभाजन शैली, धुआं बिलो ब्लरी तकनीक और बर्फ और आग नॉम और स्वर्ण शरीर सभी साधारण शिष्यों के लिए अत्यंत शक्तिशाली तकनीकें थीं। वह हर रोज अभ्यास करता रहा और क्षेत्र में प्रवेश करना बिल्कुल अच्छा था। उसकी ताकत कदम दर कदम तेजी से बढ़ रही थी। डिंग हाओ की योजना तीनों मंत्रों का अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करने की थी, और फिर संप्रदाय के मार्शल आर्ट के पुस्तकालय में जाकर अधिक शक्तिशाली जादू कौशल सीखने और अभ्यास करने की थी। मार्शल आर्ट की नींव कदम दर कदम रखी जानी चाहिए। सभी लड़ाकों को बुनियादी चालों, बुनियादी मानसिक कौशल और बुनियादी सामरिक कौशल से सीखना शुरू करना चाहिए, और फिर कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए जब तक कि वे आदिम को तोड़ न दें, तभी वे उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के योग्य हो सकते हैं। केवल कदम दर कदम सुधार करके ही वे मार्शल आर्ट के सिद्धांतों और चालों की अपनी समझ को लगातार गहरा कर सकते हैं और अपनी खुद की लड़ाई शैली विकसित कर सकते हैं। शुरू से ही अजेय जादू कौशल विकसित करना असंभव था। शायद यही एक कारण था कि कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर ने डिंग हाओ से पहले कभी भी उन गहन मार्शल आर्ट कौशल के बारे में बात नहीं की थी। भोर से लगभग 6 से 8 घंटे थे। डिंग हाओ आंगन में मुरझाए और पीले पेड़ के पत्ते की छतरी के नीचे रश कुशन पर क्रॉस लेग बैठे थे। ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र का पालन करते हुए क्यूई चला रहे थे, अपनी सांस को नियंत्रित कर रहे थे, ध्यान से मांस और आत्मा को पोषण दे रहे थे, और जल्द ही वह फिर से ऊर्जावान हो गए। फिर उसने अपने मन में तलवार की मंशा पर विचार करना शुरू कर दिया। तलवार मास्टर से रहस्यमय मजबूत बेजोड़ मास्टर तलवार की स्मृति तस्वीर को फिर से प्रसारित करने के लिए कहने के अलावा, डिंग हाओ ने तलवार को बार बार निकाला और लहराया, उस अर्थ का अनुभव किया जिसे केवल समझा जा सकता था लेकिन समझाया नहीं जा सकता था। वह हमेशा से दृढ़ता से मानता था कि मार्शल आर्ट के किसी भी क्षेत्र को समझने और साधना के दो तरीकों से हासिल किया जा सकता है। अचानक अंतर्दृष्टि उसे कभी नहीं मिलेगी। केवल खून, पसीने और कड़ी मेहनत के माध्यम से ही वह रहस्यमय स्थिति और निहितार्थ को समझ सकता था। बहुत जल्द ही 6 घंटे और बीत गए। डिंग हाओ ने आंगन के कुएं से ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी निकाली, उसे सिर से पैर तक डाला, आराम से ठंडा स्नान किया, कमरे में वापस आया, साफ कपड़े पहने, समय गिना, और छोटे बच्चों को सबक सिखाने के लिए झुग्गियों में जाने का समय लगभग हो गया था। म्याओ। शयन कक्ष से प्यारी सी बिल्ली की ऊर्जावान चीखें आ रही थीं। अरे, इस छोटे से लड़के ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, अचानक वह इतना ऊर्जावान कैसे हो गया? डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ। वह अंदर के कमरे में गया और देखा कि प्यारी सी बिल्ली आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी छोटी, गुलाबी और कोमल जीभ उसके गुलाबी और कोमल पंजे को चाट रही है। उसके बगल में एक काला बक्सा खुला हुआ था जिसका ढक्कन एक तरफ रखा हुआ था। अरे बाप रे! डिंग हाओ को उस समय बहुत बुरा लग रहा था। बॉक्स को ध्यान से देखने पर डिंग हाओ ने देखा कि ब्लैक बॉक्स में उसने सिर्फ 4 हाइलाइट रखे थे। इसे प्यारी सी बिल्ली ने खोला। इसे फिर से देखते हुए डिंग हाओ को रोना आ गया। उसने पाया कि बॉक्स में सिर्फ 3 हाइलाइट बचे थे और एक गायब था। क्या इस छोटी सी चीज ने हाइलाइट खा लिया? डिंग हाओ को यह अविश्वसनीय लगा और उसने उस प्यारी सी चीज को पकड़ लिया जो बिस्तर की चादर पर अपनी खूबसूरती दिखा रही थी और उसे ध्यान से देखा। वास्तव में, जैसा कि अपेक्षित था, छोटे से लड़के के मुंह और पंजों के गुच्छे पर डिंग हाओ ने कुछ चमकता हुआ चांदी का पाउडर देखा, जो हाइलाइट अवशेष था। क्या तुमने सच में हाइलाइट नहीं खाया है? छोटी सी बात है, तुम्हारे छोटे छोटे दूध के दांतों ने वाकई इतने सख्त पत्थर को कुचल दिया है। डिंग हाओ को बहुत झटका लगा और उसने मन ही मन कहा, छोटी सी बिल्ली वाकई कितनी राक्षसी है, तुम साधारण दूध नहीं पीती हो बल्कि हाइलाइट को भोजन के रूप में खाती हो, तुम बहुत ज्यादा खर्चीली हो, मैं तुम्हें कैसे पाल सकता हूँ? म्याओ, म्याओ। प्यारी सी बिल्ली को लगा कि उसने गलती कर दी है। वह डिंग हाओ की बाह के सहारे उसके कंधे पर चढ़ गया और अपनी प्यारी अदाएं दिखाते हुए वहीं बैठ गया। वह एक आकर्षक आवाज में रोया और समय समय पर गुलाबी छोटी जीभ से डिंग हाओ के गाल को चाटता रहा। क्या कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर इस छोटे लड़के की उत्पत्ति जानते हैं? डिंग हाओ के रोंगटे खड़े हो गए। ये छोटा सा लड़का। तलवार मास्टर ने आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाया, इसकी उत्पत्ति बहुत रहस्यमय है। कृपया इसे पहले रखें। ये बहुत दिलचस्प है।
कितना प्यारा सा साथी है। मैं इसे गले लगाना चाहता हूँ और अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी तक भौतिक शरीर नहीं है। कृपाण मास्टर पूरी तरह से छोटी बिल्ली की प्यारी उपस्थिति से प्रभावित था, और वह मातृत्व से पूरी तरह से अभिभूत थी। डिंग हाओ जो पूछ रहा था उसे अनदेखा कर रही थी। बेशक इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने जानबूझकर पागल या मूर्ख होने का नाटक किया हो। इस तरह के रवैये का सामना करते हुए डिंग हाओ को तुरंत पता चल गया कि वह इन दो बूढ़े राक्षसों से कोई उपयोगी जानकारी नहीं पा सकता। उसने असंतुष्ट होकर हार मान ली और चला गया। डिंग हाओ ने कपड़े बदले, चिपचिपी बिल्ली को अपने कंधे पर रखा, दरवाजा खोला और धुंधली सुबह की रोशनी में झुग्गी की ओर सरपट दौड़ा। म्याओ, प्यारी सी बिल्ली उत्साह से चिल्लाई। डॉट डॉट डॉट। जब हम झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे तो सही समय था। डिंग हाओ चौंक गया। कल की तुलना में बाड़े वाले यार्ड ने अपना स्वरूप बदल लिया है। फूस की झोपड़ी की जगह 3 नए लकड़ी के घर बन गए हैं। यार्ड का क्षेत्र 3 या 4 बार फैल गया है, और सभी को बहुत ही सुचारू रूप से साफ किया गया है। चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाई गई हैं। इसने पूरी तरह से नया रूप ले लिया है और रातों रात इसका स्वरूप बदल गया है। प्रांगण लोगों से भरा हुआ था। कल वहां केवल 20 किशोर थे, लेकिन आज 60 या 70 थे, और बच्चों के माता पिता भी उनके साथ भीड़ में थे, जो उत्सुकता से शिक्षक के आने का इंतजार कर रहे थे। आ रहा है। किसी की नजर तेज थी, और उसने डिंग हाओ को देखा और चिल्लाया। तुरंत ही पूरा बाड़ा ऊपर उठ गया। लोग उत्साहित मुस्कान के साथ डिंग हाओ का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। भाई डिंग हाओ, क्या आप सचमुच यहाँ आते हैं? डिंग हाओ की आवाज सुनकर छोटी लड़की हुआन हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। डिंग हाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। वाह, हा हा हा, डिंग हाओ, मैंने पाया कि तुम्हारा नाम यहाँ वाकई कारगर है। जब इन लोगों ने सुना कि तुम खुद बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को यहाँ भेज दिया गया। धिक्कार है। जब मैंने पहली बार छात्रों का नामांकन कराया था, तो मुझे नहीं पता था कि नकल करना कितना मुश्किल है। बह, मैंने 20 का नामांकन कराया है। अश्लील आदमी, मास्टर तियांशु उत्साह से हंसा। मास्टर डिंग, मेरी बेटी नियर सिर्फ 8 साल की है, क्या वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है? क्या आपको याद है, मैं वांग लाओसी हूं, और हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक पतला, ईमानदार आदमी जिसके माथे पर सफेद बाल थे, उसने अपनी बच्ची जैसी बेटी को भीड़ से बाहर निकाला। चेहरे पर एक सुखद और उम्मीद भरी मुस्कान के साथ, उसने डिंग हाओ के साथ औपचारिक दोस्ती की, इस डर से कि डिंग हाओ उसकी बेटी को नहीं सिखाएगा। चाचा वांग, आप वाकई मेरी चापलूसी कर रहे हैं। कृपया मुझे भाई डिंग कहें। डिंग हाओ ने प्यार से नियर नाम की छोटी लड़की के सिर को छुआ और कहा, नियर इस साल सिर्फ 8 साल की है। बेशक वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है। चिंता मत करो। म्याओ म्याओ म्याओ। प्यारी सी बिल्ली ने डिंग हाओ के कंधे पर कुछ कहा। आह, यह अच्छा है, यह अच्छा है, मास्टर डिंग। ओह नहीं, भाई डिंग, मैं वांग लाओसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी बेचारी नियर की बचपन से ही कोई मां नहीं थी, और उसे बहुत अन्याय सहना पड़ा। अगर वह तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में शामिल होने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है, तो ये बहुत अच्छा होगा। वांग लाओसी इतना खुश था कि वह बड़बड़ाने लगा। यह सच था कि डिंग हाओ झुग्गी झोपड़ियों से बाहर चला गया था, लेकिन अब डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के नामात्र के शिष्यों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। ऐसा कहा जाता था कि वह संप्रदाय द्वारा अत्यधिक मूल्यवान था, जिसका अर्थ था कि एक काप ड्रैगन में बदल गया था। उसकी स्थिति बदल गई थी और वह दुनिया का उच्च वर्ग बन गया था। इससे पहले कई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग चिंतित थे कि डिंग हाओ बदल गया है और वह इन गंदे और नीच लोगों को अस्वीकार कर देगा। अब ऐसा लग रहा था कि हर कोई बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। अगला अध्याय, अध्याय 163, अमरता की गोलियां, जीमेन कियानेक्स्यू का पछतावा। वांग लाओसी के प्रति डिंग हाओ के रवैये ने सभी को आश्वस्त किया। तो ठीक है, मैंने कहा था कि भाई डिंग धर्मी है, अब सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। भाई डिंग, गॉर्डन अभी 14 साल से ज्यादा का नहीं है। कृपया उसे ले जाओ। भाई डिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई डिंग के लिए किसी भी खर्च के बिना श्री तियांशु को 20 तांबे के सिक्कों की ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे।
हाँ, 20 तो क्या, 40 तांबे के सिक्के भी हम देने को तैयार हैं। जब तक भाई डिंग हमारे बच्चों को पढ़ाने और उन्हें थोड़ी उम्मीद देने के लिए समय निकाल सकते हैं, आप हमारी पूरी झुगी के महान उपकार करता है। माता पिता डिंग हाओ की प्रशंसा से भरे हुए थे और बहुत उत्साह दिखा रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे। वे अपने दिल में अच्छी तरह जानते थे कि डिंग हाओ जैसे लोग सामान्य समय पर आमंत्रित किए जाने पर भी नहीं आ सकते। ऐसा अवसर निश्चित रूप से 1000 वर्षों में एक बार आता है। डिंग हाओ को अब तक नहीं पता था कि जब ये खबर आई कि वह झुगी झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, तो पूरी झुगी झोपड़ी में सनसनी फैल गई। अश्लील आदमी के बहकावे में आकर कुछ माता पिता ने स्वेच्छा से कड़ी मेहनत की और रातों रात छोटे से आंगन का पुनर्निर्माण किया, कक्षा और अभ्यास मैदान का निर्माण किया और कुछ सरल प्रशिक्षण सुविधाएं बनाई। माता पिता का गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद 1 घंटा बीत गया। माता पिता कृतज्ञता के साथ चले गए। डिंग हाओ ने सही उम्र के 66 बच्चों को देखना शुरू किया। अरे अरे, मैंने जो किया उसके बारे में चिंता मत करो। मैंने उन बच्चों की उम्र जांच ली है। वे योग्य हैं। उनके जन्मजात गुण और प्रतिभाएं अच्छी हैं और वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सही लोग हैं। अश्लील आदमी तियांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जन्मजात गुणवत्ता और प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं? डिंग हाओ ने आश्चर्य से पूछा। तियांशु ने मुस्कुराते हुए अपने पीले दांत दिखाते हुए अश्लील लहजे में कहा, मैं जो कर रहा हूं, उसके बारे में आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। खैर, आप उन्हें कैसे सिखाने की योजना बना रहे हैं? डिंग हाओ मुस्कुराया, स्वाभाविक रूप से मेरा अपना तरीका है। डिंग हाओ की विधि वास्तव में बहुत सरल है। सबसे पहले बच्चों को नींव रखने दें और जोश के साथ शारीरिक फिटनेस करें। फिर उन्हें क्यूई का मार्गदर्शन करने की कोशिश करना सिखाया जाएगा। संप्रदाय के नियमों के कारण ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र नहीं पढ़ाया जा सका। लेकिन क्यूई का मार्गदर्शन करने के रहस्य का उपयोग बच्चों के लिए क्यूई ज्ञानवर्धक शिक्षण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। और फिर क्यूई की खेती के लिए कृपाण मास्टर द्वारा बनाई गई अपनी यात्रा शुरू करने की एक कृपाण तकनीक बच्चों को सिखाई जा सकती है। उसने अपने सीने से कागज का एक टुकड़ा निकाला और मुनाफाखोर तियांशु को देते हुए कहा, ऊपर बताए गए खानपान के अनुसार मैं इसका भुगतान करूंगा और तुम बच्चों को हर दिन मांस खाने देने के लिए अपना प्रयास करोगे। केवल इसी तरह से रक्त शक्तिशाली हो सकता है और शरीर मजबूत हो सकता है। टुट 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 टुट, ठीक है, तुम वाकई अपना मूलधन खर्च कर रहे हो और मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। उन मित्रहीन बच्चों के लिए तुम्हें हर महीने कम से कम 100 लियांग सोना खर्च करना होगा, क्या यह उचित है? मुनाफाखोर तियांशु के दुखी चेहरे पर गंभीरता की एक दुर्लभ झलक दिखी। मैं सिर्फ अपने विचारों को समझना चाहता हूँ, डिंग हाओ ने अहंकारी तरीके से कहा। ये उन प्रमुख पात्रों द्वारा बोले जाने वाले सामान्य शब्द थे जो अहंकारी होने का दिखावा करना पसंद करते थे। डिंग हाओ ने ऐसे शब्दों पर ध्यान दिया जब उसने अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट का काल्पनिक उपन्यास पढ़ा था। मुनाफाखोर चौंक गया और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं, एक बूढ़ा आदमी, एक बार पागल होने के लिए आपके साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप इन छोटे बच्चों को कितना सिखा सकते हैं। डॉट 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 कोई नहीं जानता था कि लगातार कई दिनों तक जीमेन कियानेक्स्यू को ऐसा क्यों लगा कि वह शांत नहीं हो पा रही थी। उसका खून उफान पर था और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, जिससे अमरता की गोलियां बनाते समय ध्यान भटकने के कारण उसने कई बार चूल्हा लगभग उड़ा दिया था और उसने बहुत सारा कच्चा माल और आध्यात्मिक घास बर्बाद कर दिया था। भनभनाहट। मन में कुछ सोचकर उसने अमरता की गोलियां बनाने के लिए अपने सामने लटकी हुई छोटी लाल और खोखली कीमिया चूल्हा हटा दिया। जीमेन कियानेक्स्यू ने आह भरी और धीरे से उठकर केबिन से बाहर चला गया, अपने जड़ी बूटी के बगीचे में आ गया। सुबह की रोशनी में हल्की ठंडी शरद ऋतु की हवा चल रही थी। जड़ी बूटियों के बगीचे में फूल और पत्ते मुरझा गए थे और हवा के साथ तैर रहे थे। जब जड़ी बूटियां पक गईं और उनकी कटाई हो गई, तो फूल तैरकर दूर चले गए। अगले 2 दिनों में इस छोटे से जड़ी बूटी उद्यान में आध्यात्मिक घास को तोड़ा जाएगा। जीमेन कियानेक्स्यू को नहीं पता था कि उसके दिल में वह आकृति अप्रत्याशित रूप से क्यों उभरी जिसने उसे बेहद निराश कर दिया। वह उस दिन कक्षा में हुए दृश्यों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। अप्रत्याशित रूप से मैंने उसके बारे में सोचा। सुंदर लड़की ने आह भरी।
पहले तो उसे बस इस बात का अफसोस था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समय बर्बाद किया। अब जब उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो वह अब भी अनजाने में उसके बारे में क्यों सोच सकती है। गुरु ने कहा, मेरे भाग्य में एक कठिनाई थी। केवल इससे आगे बढ़कर ही मैं अड़चन को तोड़ सकता हूं और अमरता की गोलियों के जन्मजात फार्मासिस्टों की श्रेणी में शामिल हो सकता हूं। क्या ये किशोर मेरी आपदा है? स्टोरेज रिंग से निकली नीली धागे से बंधी पुस्तिका को धीरे धीरे खोलते हुए उसने लापरवाही से उसके पन्ने पलटे। यह ज़ीमेन कियानेक्स्यू द्वारा सावधानीपूर्वक संकलन और रचना का परिणाम था। यह उसका श्रमसाध्य काम था। अब इसे गंदे अंधेरे में चित्रित किया गया था। यह पूरी तरह से बेकार था। कितना अफसोस की बात है। यह मूल प्रति थी। उसने इसे हाथ से नहीं रखा। इसलिए वह उस दिन इतनी नाराज थी। बहुत गुस्से में उसने डिंग हाओ को जाने का आदेश दिया। ज़ीमेन कियानेक्सू का स्वभाव ठंडा था और वह दूसरों से बहस करना पसंद नहीं करती थी। वह थोड़ी अकेली भी थी, इसलिए वह शायद ही कभी गुस्सा होती थी। लेकिन डिंग हाओ के सामने एक के बाद एक अप्रत्याशित रूप से खुद को भूलते हुए, यहां तक कि उसे भी लगा कि वह अविश्वसनीय थी। अनजाने में ज़ीमेन कियानेक्स्यू की नजर उसके हाथ में रखे पर्चे पर केंद्रित हो गई। यह पृष्ठ 10 था, जिसमें उसने यांग के समान गुण वाली 8वीं कक्षा की 3 प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रभावकारिता और औषध विज्ञान पर पारस्परिक पीढ़ी और प्रतिबंध के विकास के बारे में अपने अध्ययन का परिचय दिया था, और यह उसकी अध्ययन उपलब्धि थी जिस पर उसे गर्व महसूस हुआ। लेकिन अब उन पृष्ठों को अव्यवस्थित तरीके से चित्रित किया गया था। उसने कई क्रॉस भी बनाए और लाइनों के बीच कुछ नोट्स भी लिखे। ये क्यों होता है? ज़ीमेन कियानेक्स्यू शांत हो गई और उसने तस्वीरें और छोटे अक्षर पढ़े जिन्हें वह शरारत समझती थी। अचानक उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे वह बेहद हैरान हो गई। डिंग हाओ ने जो लिखा था वह पूरी तरह से गलत नहीं था। हे भगवान, नहीं, ये पूरी तरह से गलत नहीं है और इसमें कुछ तो है। अचानक ज़ीमेन कियानेक्स्यू को कुछ एहसास हुआ। उसकी सांसें धीमी हो गईं। वह ध्यान से उन टेढ़े मेढ़े शब्दों की समीक्षा करने लगी और शब्द डालने लगी। बहुत जल्द ही वह उनमें खो गई और स्थिर खड़ी रही। अनजाने में 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। क्या ये सच है? क्या यांग पोल फूल के पराग और स्टार घास की जड़ों और शाखाओं के पाउडर को 3 तरंगों वाली इन सील कैरेक्टर विधि के अनुसार बन में डाला जा सकता है? ये पहली नजर में अनुचित है। ज़ीमेन कियानेक्सू मुड़ी और जल्दी से अपने केबिन में घुस गई। उसने 2 जेड बोतलों में से प्रत्येक से कुछ लाल और सफेद पाउडर निकाला। उसके दाहिने हाथ की हथेली खुली हुई थी। उसकी हथेली में छोटा खोखला लाल कीमिया स्टोव दिखाई दिया। अमरता की गोलियों के लिए स्टोव बाएं हाथ पर घूम गया और दोनों प्रकार के पाउडर को अपने अंदर समाहित कर लिया। अगले ही क्षण कीमिया स्टोव उसके सामने शून्य स्थान में घूम रहा था। ज़ीमेन कियानेक्सू ने एकाग्रता के साथ अपनी सांस रोक रखी थी। महीन जड़ के हाथों की जोड़ी लगातार भूतिया छवियों को उभार रही थी और रहस्यमयी हाथ के निशान बना रही थी। ये बिल्कुल 3 तरंगों वाली यिन सील स्क्रिप्ट प्रिंट था। आज स्नो प्रांत में अमरता की गोली के कई आधिकारिक उच्च श्रेणी के फार्मासिस्टों के सिद्धांत के अनुसार इस हस्तछाप का उपयोग हमेशा यिन प्रकृति वाली अमरता की दवा और जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। अगर चूल्हे में यांग प्रकृति वाले कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता और चूल्हा खोजता, कच्चा माल बर्बाद हो जाता क्योंकि यिन और यांग का सामंजस्य नहीं हो पाता। इसे स्नो प्रांत में अमरता की गोलियों के अधिकारियों द्वारा अमरता की गोलियां बनाने के नियमों में से एक माना जाता था। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने अपने दिल में डिंग हाओ पर आखिरी भरोसा रखते हुए प्रयास करना शुरू कर दिया। अगला अध्याय, अध्याय 164, जंगल में सच्ची भावनाओं की अचानक अभिव्यक्ति। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। ज़ीमेन कियानेक्सू ने अपनी अनूठी सीक्रेट फायर क्यूई चलाई और बैंगनी लपटों के बादल उसके सुंदर जेड हाथों के बीच कूद पड़े, अमरता की गोलियों के कीमिया स्टोव को भूनते हुए। लपटें लगातार उसकी उंगलियों के निशान के साथ बदल रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन काल्पनिक स्टोव विस्फोट नहीं हुआ। अंततः अमरता की गोलियां गलाने वाले चूल्हे में धीरे धीरे ताजगी भरी खुशबू फैलने लगी। क्या ये सफल होता है? ज़ीमेन कियानेक्स्यू को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपने हाथ की छपाई बंद कर दी। बैंगनी लौ गायब हो गई। अमरता की गोलियां गलाने वाला स्टोव धीरे धीरे उसके पतले हाथों में आ गया, जैसे कि वह बहुत ही पतला हो।
स्टोव का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुल गया, उसके तल में एक छोटी उंगली के आकार का गुलाबी पाउडर धीरे धीरे तैर रहा था, जिससे एक आकर्षक चमक निकल रही थी। यह लेवल 7 उत्प्रेरक पाउडर है। क्या लेवल 8 के अंतर्गत 2 प्रकार के कच्चे माल को लेवल 7 उत्प्रेरक पाउडर में गलाया गया था? जीमेन कियानेक्स्यू हैरान रह गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती की है। वह डिंग हाओ के बारे में गलत थी। डॉट 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 जब जीमेन कियानेक्स्यू अभी भी अपनी गलती पर पछता रही थी, तो एक और युवा लड़की सीधे और सरलता से डिंग हाओ के सामने आए और अपने मन की बात खुलकर कह दी। वरिष्ठ भाई डिंग हाओ, मैं आपको पसंद करता हूँ। उस मौसम में जब सुनहरे शरद ऋतु के पत्ते हवा में पीले तितलियों की तरह मुरझा रहे थे और फड़फड़ा रहे थे, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में 5 अकादमियों के नामात्र शिष्यों में से सबसे खूबसूरत महिला शिष्या ली येरुओ ने डिंग हाओ को रोका, जो पहाड़ी जंगल से गुजर रहा था, और स्पष्ट और कर्कश आवाज में शब्दों का उच्चारण किया। सुबह की पहली धूप की किरण पहाड़ों और खूबसूरत जंगल से होकर गुजरी और खूबसूरत लड़की के चेहरे पर चमक उठी, जिससे उसकी खूबसूरती निखरकर सामने आ गई। डिंग हाओ जहां था वहीं रुक गया, और कुछ समय तक उसकी मस्तिष्क क्षमता पर्याप्त नहीं थी। अपना मन खोलकर रख दो। एक लड़की एक लड़के से प्रेम संबंध बना रही है, या वह मजाक कर रही है? लेकिन क्या ये बहुत अचानक हुआ है? ये छोटी सी मिर्च मुझसे बहुत नफरत करती थी, है ना? क्या उसने दावा किया था कि वह मुझे सबक सिखाएगी? वह अचानक मेरे सामने क्यों आती है और कुछ ऐसा कहती है जिससे मुझ जैसे छोटे से कुंवारी को घबराहट होती है? क्या घृणा से प्रेम उत्पन्न होता है? डिंग हाओ को लगा कि वह कोई संत नहीं है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह की थी। ऐसी नाजुक और आकर्षक सुंदर लड़की की अभिव्यक्ति, जिसे अनगिनत नामात्र के शिष्यों द्वारा गुप्त रूप से प्यार किया जाता था, ने एक छोटी कुंवारी के रूप में उसके छोटे से घमंड को तुरंत संतुष्ट कर दिया। फिर वह सोचने लगा कि क्या उत्तर दिया जाए। सच कहूं तो इतनी खूबसूरत जवान लड़की की अभिव्यक्ति के सामने ये झूठ था कि डिंग हाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंदर चीजों के प्रति मनुष्य की अधिकार भावना और पिछले परीक्षण के दौरान ली येरुओ की कम सराहना के आधार पर, डिंग हाओ गंभीरता से इस सीधी सादी खूबसूरत लड़की के साथ होने की संभावना के बारे में सोचना चाहता था। लेकिन अगले ही पल डिंग हाओ के दिमाग में उसी सुंदरता के साथ लाल कवच पहने एक और लड़की दिखाई दी। तभी सफेद भौहों, बालों और दाढ़ी वाला एक और सफेद व्यक्ति तुरंत डिंग हाओ के दिमाग पर छा गया। यह म्यू तियानयांग था, जो 3 साल बाद जीवन मृत्यु की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी, प्रतिभाशाली था। और ली येरुओ डिंग हाओ के हाव भाव देख रहा था। वह गुस्सैल स्वभाव की थी, सीधी सादी थी, उसमें राजकुमारी होने का लक्षण था, वह आत्मकेंद्रित थी और वह ज्यादातर समय अनुचित व्यवहार करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। गर्वित मार्शल आर्ट प्रतिभा और निर्दोष उपस्थिति के साथ अत्यंत बुद्धिमान होने के शब्दों को भी उस पर उचित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता था। वह बहुत घबराई हुई थी। उसे लगा कि उसका दिल कभी इतनी तेजी से नहीं धड़का था। हालांकि जब उसने डिंग हाओ के चेहरे पर तत्काल चुप्पी को ध्यान से देखा, तो उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। कोई बात नहीं, सीनियर भाई डिंग हाओ, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं। भले ही आप अभी मुझे पसंद न करें, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं आपको वाकई पसंद कर लूंगा। ली येरुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके चेहरे पर कोई उदासी या निराशा नहीं देखी जा सकती थी। वह अब भी वही काली मिर्च थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह आत्मविश्वास से भरी थी। अपनी बात समाप्त करते हुए ली येरुओ गर्व से घूमी, झरना जैसे बालों को झुलाते हुए, एक खुशनुमा गीत गुनगुनाते हुए, और एक लापरवाह मृग की तरह वह चली गई और उसने डिंग हाओ को बोलने का समय भी नहीं दिया। डिंग हाओ ने अपना मुंह खोला और अंततः कुछ नहीं कहा। उसके पास जाने के लिए सिर्फ 3 साल बचे थे, जो अगले 3 सालों में पसीने, खून और खतरों से भरा होने वाला था। मू तियानयांग के सामने एक अद्वितीय प्रतिभा, जिसने पूरे स्नो प्रांत में सभी मानव और दानव जनजाति के युवा प्रतिभाओं को चुप रहने के लिए दबाव डाला था। उसके पास प्यार में पड़ने का कोई समय नहीं था, और उसके पास साधना के एकाकी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक अकेला साधना मार्ग था। अलावा वह केवल 14 वर्ष का था। फूलों के मौसम और बरसात के मौसम में प्यार की फुसफुसाहट का अनुभव किया जाना था।
डिंग हाओ ने अपने दिल में खुद के लिए अनगिनत बहाने खोजे, और फिर उसने देखा कि ली येरुओ की खूबसूरत छवि हवा से उड़ते हुए मुरझाए हुए पत्तों और एक सुनहरे पेड़ की लहर से दूर गायब हो गई। यह दृश्य उसकी याददाश्त में अंकित हो गया। अचानक कौन डिंग हाओ को कुछ एहसास हुआ और अचानक वह पीछे की ओर देखने के लिए मुड़ा। एक विशाल पेड़ के पीछे से दो आकृतियां निकली, उनके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। वे ली कैनयांग और जियाओ चेंगक्सुआन थे। वे दोनों पेड़ के पीछे छिपकर बातें सुन रहे थे। हाय भाई डिंग, ये सच में ऐसा है कि वह आदमी तो मिल सकता है लेकिन पहाड़ कभी नहीं। अप्रत्याशित रूप से हम यहाँ मिले, जियो चेंगक्सुआन ने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्का निशान रह गया क्योंकि वह पिछले परीक्षण में घायल हो गया था। सौभाग्य से उसके जैसे आदमी के लिए इस निशान ने उसे खुश कर दिया। वह मुस्कुराया और हाथ हिलाकर कहा, आज अच्छा दिन है और धूप खिली हुई है। डिंग हाओ ने लगभग इसे उड़ा दिया। ली कैनयान का चेहरा अभी भी शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वह अब लाल शर्ट की पश्चिमी अकादमी का प्रमुख था, और उसे एक बुरे दोस्त जियाओ चेंगक्सुआन ने अपने चचेरे भाई की दूसरों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति को सुनने के लिए घसीटा था। अगर ऐसी बात फैलती तो वह शायद ही लाल शर्ट की पश्चिमी अकादमी में शामिल होना चाहेगा। खैर, मैं येरुओ के बारे में चिंतित हूं, इसीलिए। ली कैनयान केवल इतना ही कह सका। डिंग हाओ और क्या कह सकता था। डिंग हाओ ने विषय बदलते हुए दो आदमियों से कुछ शब्द कहे। डिंग हाओ ये देखकर आश्चर्यचकित था कि ली कैनयान की ताकत चार छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में मध्य क्षेत्र तक पहुंच गई थी। पूर्णता के शिखर से केवल एक कदम दूर था। जियो चेंगक्सुआन भी ऐसा ही था। उसे याद आया कि प्रवेश परीक्षा में दो लोगों की प्रतिभा बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि इस महीने उन दोनों ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ डिंग हाओ ही नहीं था जो अपनी ताकत में तेजी से तरक्की कर रहा था। उसके सभी दोस्त खुद को बेहतर बनाने के लिए हर मिनट और सेकंड का फायदा उठा रहे थे। अगली 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में तुम दोनों अपनी पहली सफलता से लोगों को आश्चर्यचकित कर दोगे। डिंग हाओ ने ईमानदारी से आह भरी। हाँ, मैं इस महीने खुद को तनाव में रख रहा हूँ। मुझे दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में कुछ करना चाहिए। मैं भाई डिंग को दूसरों के सामने प्रशंसा का एकाधिकार नहीं करने दे सकता। जियो चेंगक्सुआन विनम्र नहीं था और विजयी भाव से बोला। अध्याय 165 अफवाहें, समाचारों का प्रकोप। इसके विपरीत ली कैनयांग अधिक परिपक्व और अनुभवी था। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। शर्मिंदा, यह अभी भी भाई डिंग है कि आपने तेजी से प्रगति की है। आप भगवान स्तर की गुणवत्ता प्रतिभा के हकदार हैं। आज तक मैं अभी भी आपकी ताकत को नहीं देख सकता। मुझे डर है कि इस दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का ध्यान अभी भी भाई डिंग और सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी में 7 के माननीय गठबंधन के पहले और दूसरे सदस्यों के बीच है। अफवाह यह है कि ली मुयुन और लियांग फैक्सु दोनों ने 7 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र को तोड़ दिया है। इसके अलावा पीली शर्ट की उत्तरी अकादमी में लिन शिन और रेन शियाओ नगण्य नहीं है। इसके अलावा लियू कुंग, क्रेजी कुंग और आंतरिक संघर्ष के साथ बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी में अकादमी प्रमुख वांग शियाओशी सत्ता और पैसे के लिए लड़ रहे हैं और खेती बंद कर दी है ताकि वे दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में पीछे रह जाएं। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी ये अफवाहें सुनी है। ली मुयुन और लियांग फैक्स्यू मनुष्य के कुलीन है। उनके लिए एक सफलता अपरिहार्य है। लिन शिन और रेन शियाओ भी प्रतिभाशाली हैं और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी का उल्लेख नहीं करना बेहतर है। लाल शर्ट की पश्चिमी अकादमी निश्चित रूप से इस बार इसकी जगह लेगी। ली कैनयांग मुस्कुराया, जिससे इस समय युवक का आत्मविश्वास और आक्रामकता झलक रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, इस बार रेड शर्ट की वेस्टर्न अकादमी सबको चौंका देगी। डिंग हाओ जोर से हंस पड़े और दो पुराने दोस्तों की उपलब्धियों से प्रसन्न भी हुए। ओह, वैसे, ली कैनयांग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। कल मैंने कई लोगों को एक चीज के बारे में बात करते हुए सुना, और मैं भाई डिंग से सलाह मांगने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ो, डिंग हाओ ने कहा। बहुत से नामात्र के शिष्य इस बारे में बात कर रहे हैं। भाई डिंग 3 साल बाद फ्रोजन पीक में ट्रैंक्विलिटी अकादमी के प्रतिभाशाली मू तियानयान के साथ लड़ने जा रहा है। यह मामला
ली कैनयांग ने हिचकिचाहट दिखाई। ये सच है। डिंग हाओ मुस्कुराया। क्या ये घटना अंततः साधारण निम्न स्तर के शिष्यों तक फैल गई है? इतनी तेजी से, मुझे लगता है कि कोई इसके पीछे आग भड़का रहा है, मुझ पर कोई अदृश्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। डिंग हाओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए, ली कैनयांग को पता था कि मामला कोई मजाक नहीं था और उसने तत्काल कहा, क्या ये पिछले परीक्षण की वजह से है? इसलिए। लेकिन पिछली घटना स्पष्ट रूप से हमारे कारण हुई थी, भाई डिंग आप। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, डिंग हाओ ने उसे बीच में टोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लड़ाकों का रास्ता आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। ये सिर्फ एक लड़ाई है। हमें इससे क्यों डरना चाहिए? भाई ली, मेरी चिंता मत करो। मैं भी इस अवसर का उपयोग खुद पर थोड़ा दबाव डालने के लिए करना चाहता हूँ। ली कैनयांग ने डिंग हाओ को खाली आंखों से देखा और फिर सिर हिलाया। भाई डिंग वीर आत्मा के साथ बहादुर है। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। अगले 3 सालों के दौरान मुझे खुलकर बताओ कि तुम्हें कब मेरी मदद की जरूरत है। ली कैनयांग और ली यिरुओ, हम भाई और बहन, कभी कोई बहाना नहीं बनाएंगे। जियाओ चेंगशुआन की आंखें तेज और असंतुष्ट थीं। मैं भी। मुझे भी शामिल कर लो। हम एक समूह हैं। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। डिंग हाओ के दिल में गर्माहट महसूस हुई और वह जोर से हंसा। ठीक है, अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको खुलकर बता देंगे। डॉट डॉट डॉट। अरे, क्या तुमने सुना है कि डिंग हाओ और ट्रैंक्विलिटी अकादमी के एक प्रतिभाशाली ने लड़ाई के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है? क्या ब्लू शर्ट्स की पूर्वी अकादमी में डिंग हाओ म्यू तियानयान के साथ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे बिल्कुल भी एक ही स्तर के नहीं हैं। बिल्कुल सही, यह अंदरूनी संप्रदाय से खबर है। ऐसा कहा जाता है कि यह लड़ाई ली येरुओं के लिए है। डिंग हाओ ने 3 साल बाद फ्रोजन पीक में मू तियानयान के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई करने की पहल की। क्या डिंग हाओ पागल है? हाँ, म्यू तियानयांग स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने पहले ही स्वर्ग और मनुष्य के बीच की बाधा को तोड़ दिया है और एक प्राथमिकता में प्रवेश किया है। ऐसा कहा जाता है कि आदिम ग्रैंडमास्टर्स के स्तर पर पुरानी पीढ़ी के कई मजबूत लोग भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। डिंग हाओ और म्यू तियानयांग के बीच 5 बड़े क्षेत्र और 40 से अधिक छोटे क्षेत्र हैं, ठीक चींटियों से लेकर ड्रैगन तक, और उसने लड़ने की पहल की है। अरे अरे, मैं लंबे समय से सोचता रहा हूं कि डिंग हाओ देखने में अप्रिय है। वह भाग्यशाली था कि उसने पहले 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। अविश्वसनीय रूप से वह अपनी क्षमताओं के बारे में अतिरंजित राय रखता है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है, इसलिए वह इस हद तक बढ़ गया है। अरे अरे, इस गति से आधे साल या 1 साल में, वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के प्रमुख के साथ लड़ने की पहल करेगा। आप सीनियर भाई डिंग हाओ के बारे में इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? हर कोई देख सकता है कि सीनियर भाई डिंग हाओ कैसे हैं। मुझे लगता है कि कोई अज्ञात कारण होना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है कि म्यू तियानयांग दबंग और उग्र है, और वह अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कारण बहुत सरल और स्त्री घातक है। ली येरुओ नाम की महिला निश्चित रूप से अच्छी नहीं है, और वह डिंग हाओ को मोहित करती है। 2 प्रतिभाशाली लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दो। वह आदमी वास्तव में गरीब है। आती जाती भीड़, विशेष रूप से उत्साहित स्वर में, इस अति बड़ी घटना के बारे में चर्चा कर रही थी जो आज अचानक घटित हुई। आज सुबह किसी को नहीं पता था कि यह खबर सबसे पहले कहां फैली। ये खबर कि डिंग हाओ ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के म्यू तियानयांग को चुनौती दी है, पूरे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में तूफान की तरह फैल गई, खासकर नामात्र के शिष्यों के बीच, जिससे बड़ी लहरें उठी। लगभग कोई भी डिंग हाओ के बारे में अधिक नहीं सोचता था, हालांकि वह 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में प्रथम था। स्नो प्रांत के एक प्रसिद्ध सुपर जीनियस म्यू तियानयांग की तुलना में वह अभी भी बहुत दूर था, और दोनों एक ही वजन में प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। तरह तरह की अफवाहें थीं। डिंग हाओ ने झुगी झोपड़ियों से लौटते समय ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी थी। डिंग हाओ को देखकर कई लोगों ने सहज रूप से अपनी आवाज कम कर ली। डिंग हाओ के प्रति शत्रुतापूर्ण कुछ नामात्र के शिष्य भी थे, जैसे कि सेंट्रल एकेडमी में सफेद शर्ट के पंजीकृत शिष्य। वे जानबूझकर डिंग हाओ से ऊंची आवाज में बात करते थे। डिंग हाओ ने धीरे से मुस्कुराया और इन बेकार और दर्द से पीड़ित लोगों को नजरअंदाज कर दिया।
एक निगल गौरैया एक महान हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकती है? आइए 3 साल बाद इंतजार करें और देखें। म्याओ। प्यारी सी बिल्ली डिंग हाउ के मूड को भांप गई, उसके कंधे पर लेट गई और डिंग हाउ को दिलासा देने के लिए एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए कुछ बार बहुत ही मीठी आवाज में म्याओ की। आदतन उसने अपनी गुलाबी और कोमल छोटी जीभ का इस्तेमाल डिंग हाउ के गाल को हल्के से चाटने के लिए किया। डिंग हाउ ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए बिल्ली के छोटे से सिर को प्यार से रगड़ा। म्याओ म्याओ म्याओ। बिल्ली ने खुशी से अपना छोटा सा रोएदार सिर डिंग हाउ की हथेली पर रगड़ा और मीठे अंदाज में जवाब दिया। इस छोटे से साथी में हल्की खुशबू थी। ये बेहद साफ था और धूल से मुक्त लग रहा था। इसके अलावा इस छोटी प्यारी बिल्ली में बहुत सारी आध्यात्मिक क्यूई के साथ मानव प्रकृति थी, और यह एक ही समय में बहुत चिपचिपा था। बेशक चिपकू होना सिर्फ डिंग हाउ के लिए था, दूसरों के लिए वह छोटा सा लड़का कुलीन और ठंडा हो गया, आंखें सिकोड़ता और अनदेखा करता। ज्यादातर समय वह डिंग हाउ के कंधे पर लेटना पसंद करता था और धूप में आराम से खर्राटे लेता था। उस दिन कोई कक्षा नहीं थी। जब वह घर लौटा तो उसने वांग शियाओकी और झांग फैन को नहीं देखा और न ही यह जान पाया कि वे क्या कर रहे थे। वे आंगन में नहीं थे। डिंग हाउ ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। डिंग हाउ के लिए समय बहुत कीमती था, इसलिए झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को यह पता नहीं था कि डिंग हाउ द्वारा प्रतिदिन उन्हें पढ़ाने में बिताया जाने वाला समय कितना कीमती था। समय तेजी से उड़ गया। बहुत जल्द ही सूर्यास्त हो गया। कदमों की तेज आहट के साथ वांग शियाओकी और झांग फैन सफल छुपे हुए नेवले की तरह उत्साह से बाहर से अंदर आए। जियो फैन शियाओकी, इधर आओ। डिंग हाउ के दिमाग में अचानक एक विचार आया और उसने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया।